नमस्कार दोस्तों, फिर से आपको इस नए वीडियो में अगेन स्वागत है। तो यहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जो साइक्लोन बिपरजॉय है अभी वो भारत की तरफ अपना रुख कर चुका है, भारत और पाकिस्तान की ओर। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ये जो साइक्लोन है ये अभी भारत और पाकिस्तान की ओर अपना ट्रैक को बना चुका है, मतलब उसी ओर आगे ये बढ़ रहा है अभी के टाइम पे। तो इसके बारे में, पूरी खबर के बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिए, वरना आपको वीडियो शायद समझ में नहीं आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी का सैटेलाइट इमेज के ऊपर पहले नज़र डालते हैं, उसके बाद मैं आपको साइक्लोन का स्टेटस के बारे में बोलूँगा और वो डायरेक्शन क्या उसका होने वाला है उसके बारे में आपको बताऊँगा। स्टेटस को अगर देखें तो सैटेलाइट इमेज के हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये जो बादल की कंडीशन है अरब सागर पे है, ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म, जो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी में इसी जगह पे ही लगातार बना हुआ है, ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी के आसपास, और ये तेज़ी से स्पिनिंग भी कर रहा है। आपको पता होगा कि इसकी वजह से मॉनसून का अनसेट कल हो गया था, एक्चुअली परसों ही हो गया था, 7 तारीख में ही हो गया था, बट आईएमडी ने लेट किया है बोलने में, क्योंकि सारा जो क्राइटेरिया होता है मॉनसून का वो 7 तारीख में ही कंप्लीट हो गया था। तो उसी के हिसाब से 7 तारीख में मॉनसून का अनसेट हो गया था, बट आईएमडी ने 8 तारीख में बोला है। बट अभी जो साइक्लोन है, ये जो इसका सेंटर को अगर हम बात करेंगे तो ये जो आरो का निशान आप देख रहे हैं यही इसका सेंटर है, इसका जो आँख है साइक्लोन का, और ये तेज़ी से अभी उत्तरी डायरेक्शन पे है, यानी कि इस तरह से आगे अभी बढ़ रहा है। तो बंगाल की खाड़ी में भी एक सिस्टम अभी है। मुझे तो अब तक ये बात समझ नहीं आ रहा कि आईएमडी के साथ साथ जेटीडब्ल्यूसी वालों और कोई भी एजेंसी ने इसको अभी तक भी कोई ट्रैक नहीं किया है, कोई इन्वेस्ट एरिया भी बोला नहीं है, ना ही कोई लो प्रेशर भी बोला नहीं है। ये बहुत अजीब बात है कि इतना अच्छा सिस्टम बंगाल की खाड़ी का म्यांमार कोस्ट के आसपास में है, जिसका अच्छा स्पिनिंग भी है, क्लाउड स्ट्रक्चर भी अच्छा है, बट फिर भी किसी भी एजेंसी ने इसको लो प्रेशर तक भी नहीं बोला है। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। बट ये एक डिप्रेशन है ये जो यहाँ पे है, जो ईस्ट सेंट्रल और आज जो नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल म्यांमार कोस्ट के आसपास में, और इसकी वजह से बादल की कंडीशन यहाँ पे हम देख सकते हैं। और इसका ट्रैक भी नॉर्थ ईस्ट रहेगा, जैसे मैंने बोला था कि ये बांग्लादेश और म्यांमार के उत्तरी भागों का अफेक्ट करने वाला है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रेनफॉल की एक्टिविटी इंक्रीज करेगा, जिस वजह से मानसून का अनसेट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जल्द से जल्द हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम है वो इसे ट्रैक फॉलो करेगा, और ये कल के आसपास ये बांग्लादेश के साउथ भाग के आसपास म्यांमार के नॉर्थ इलाकों को क्रॉस कर सकता है डिप्रेशन के रूप में। उसकी वजह से भारी बारिश इन सभी हिस्सों में हो सकती है। बट ये जो साइक्लोन है अरब सागर का, इसका विंड स्पीड अभी कितना है और इसका प्रेशर कितना है और इसका डायरेक्शन किस तरफ है और किस एरिया को अफेक्ट करने वाला है कब से, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो साइक्लोन बिपरजॉय का प्रेशर के बारे में चलिए बात करते हैं पहले। तो प्रेशर का मतलब है कि जो साइक्लोन का सेंटर पे, यानी कि जो केंद्र बिंदु में, जो आँख में, इसका जो दबाव कितना होता है हवाओं का, तो वो प्रेशर करीब करीब 974 मिलीबार के आसपास में है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये सिस्टम एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी में है। और इसका जो हवाओं की गति है, विंड स्पीड, वो करीब करीब 140 किलोमीटर के आसपास है, और गस्टिंग में 175 किलोमीटर के आसपास में अभी के टाइम पे उसके सेंटर के आसपास इतनी हवा है। और इसका जो डायरेक्शन है, जो मूवमेंट है, वो उत्तरी डायरेक्शन पे लगातार ये आगे बढ़ रहा है अभी के टाइम पे। और ये साइक्लोन जल्द ही उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ने वाला है, यानी कि भारत की तरफ और पाकिस्तान की ओर इसका जो डायरेक्शन है वो रहने वाला है आने वाले टाइम पे। और ये साइक्लोन अभी कहाँ से कितनी दूरी पर है इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये मुंबई से 790 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम पे इसका पोजीशन अभी के टाइम पे है, और गुजरात के सूरत से ये 933 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम पे इसका पोजीशन है, और गुजरात के भैरावल से ये 733 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम पे इसका पोजीशन है, और ये नालिया से 888 किलोमीटर दक्षिण पे इसका पोजीशन है, और ये पाकिस्तान के कराची से 1020 किलोमीटर दक्षिण पे इसका पोजीशन है, और ये पाकिस्तान के संगल से ये 1090 किलोमीटर दक्षिण पे इसका पोजीशन है, और ये ग्वाडर से, पाकिस्तान के ग्वाडर से 1120 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व पे इसका पोजीशन अभी के टाइम पे है। और ये सिस्टम कंटिन्यूसली अभी उत्तरी डायरेक्शन पे आगे बढ़ रहा है, और ये आने वाले 24 घंटे के अंदर ये ट्रैक को थोड़ा चेंज करके रिकर्व करने की कोशिश करेगा उत्तर पूर्व की ओर, यानी कि भारत और पाकिस्तान की ओर इसका डायरेक्शन होने वाला है। जी हाँ, पहले तो इसका संभावना थोड़ा कम था कि ये गुजरात या पाकिस्तान की ओर कहीं पे आ सकता है, इसका चांसेस थोड़ा सा कम था। बट अभी अगर देखेंगे तो ओमान की तरफ पहले ज़्यादा चांसेस था कि हाँ, ओमान की तरफ ज़्यादा चांसेस था, क्योंकि नॉर्मली साइक्लोन ओमान की तरफ जाते हैं। बट अभी इसका ट्रैक
काफ़ी हद तक बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मॉडल्स में पहले एक्यूरेसी नहीं था कि कहाँ जाएगा। हर मॉडल का जो कंक्लूजन था वो अलग था ट्रैक को लेकर। सिस्टम फॉर्मेशन के बाद भी मॉडल्स में कोई एक्यूरेसी नहीं था ट्रैक को लेकर। जीएफएस मॉडल कुछ और दिखा रहा था, ईसीएमडब्ल्यू मॉडल कुछ और दिखा रहा था, सारे अलग अलग मॉडल्स को अपना अलग अलग फोरकास्ट कर रहे थे, तो कुछ सियोरिटी नहीं था कहाँ पे जाएगा। अभी भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि किस लोकेशन को ये क्रॉस करेगा और क्रॉस करते टाइम इसका इंटेंसिटी क्या होगा। अभी भी इसके बारे में भी क्लियर स्थिति नहीं है। बट मैं आपको जो मॉडल्स अभी क्या दिखा रहे हैं इसके बारे में पहले बताऊंगा। तो अभी ईसीएमडब्ल्यू मॉडल को अगर हम देखेंगे तो ये ट्रैक को बहुत ज़्यादा ही भारत की ओर ला रहा है, और भारत और पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास या गुजरात के आसपास कहीं पर भी ये लैंडफॉल कराता हुआ दिखाई दे रहा है अभी का रॉन के हिसाब से। और ये कंटिन्यूसली ईसीएमडब्ल्यू के सारे जो एनसेम्बल मेंबर्स है वो भी भारत की तरफ ही ज़्यादा सिस्टम का ट्रैक को ले रहे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ईसीएमडब्ल्यू पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये सिस्टम गुजरात या पाकिस्तान के आसपास कहीं पे भी जा सकता है, या तो ये द्वारका के आसपास कहीं पे क्रॉस कर सकता है, और या तो कराची के आसपास या बॉर्डर के आसपास पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के आसपास कहीं पे क्रॉस कर सकता है। जीएफएस को देखेंगे तो जीएफएस के मैप के हिसाब से हम यहाँ देखेंगे तो जीएफएस में ट्रैक को धीरे धीरे करके भारत की तरफ धीरे धीरे करके ला रहा है। पहले दिखा रहा था कि ओमान की तरफ जाएगा, अभी उसको धीरे धीरे करके हटाते हुए अभी पाकिस्तान में लैंडफॉल दिखा रहा है। बट मुझे लगता है कि और भी चेंज करेगा आने वाले टाइम पे, ये भारत की तरफ और पाकिस्तान की ओर पूरी तरह से ट्रैक को दिखा सकता है। बट जीएफएस सिस्टम को काफ़ी खतरनाक साइक्लोन के रूप में लैंडफॉल दिखा रहा है, जो कि अगर ऐसा भारत में हिट करता है, अगर ऐसा इंटेंसिटी के साथ ये गुजरात या पाकिस्तान के आसपास कहीं पे लैंडफॉल करता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बट ईसीएमडब्ल्यू मॉडल को अगर देखेंगे तो ईसीएमडब्ल्यू मॉडल सिस्टम को थोड़ा सा वीक कर रहा है। पहले दिखा रहा था कि बहुत ज़्यादा ही वीक हो जाएगा लैंडफॉल से पहले, गुजरात या पाकिस्तान के आसपास जब ये सिस्टम आएगा तब काफ़ी वीक हो जाएगा, ऐसा कुछ इंडिकेशन ईसीएमडब्ल्यू मॉडल कर रहा था। बट अभी देखेंगे तो अभी सिस्टम को इतना ज़्यादा वीक नहीं कर रहा है पहले जैसा। बट अभी जो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा ही है कि मुझे लगता नहीं कि सिस्टम इतना ज़्यादा वीक होगा, क्योंकि अगर सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोन या एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन का इंटेंसिटी पकड़ रहा है तो इतना ज़्यादा वीक होना नहीं चाहिए जितना अभी कुछ मॉडल्स दिखा रहे थे कि वीक होगा। बट एक्चुअली देखेंगे तो ईसीएमडब्ल्यू मॉडल को छोड़कर कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये सिस्टम वीक हो जाएगा। सारे के सारे जो मॉडल्स है, जितने भी ग्लोबल मॉडल्स काम करते हैं वेदर में, कोई भी ऐसा इंडिकेट नहीं कर रहा है कि ये सिस्टम लैंडफॉल से पहले इतना कमज़ोर होगा। ओनली ईसीएमडब्ल्यू मॉडल ही ऐसा मॉडल है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा लैंडफॉल से पहले। बट मुझे लगता है कि ये लैंडफॉल से पहले इतना वीक नहीं होगा, सीवियर साइक्लोन के रूप में या एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में भी लैंडफॉल कर सकता है, इसका संभावना भी ज़्यादा है। तो ये जो ट्रैक को देखकर ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि आने वाले साइक्लोन का ट्रैक किस तरफ रहने वाला है। तो ये साइक्लोन का पोजीशन अभी इसी जगह पे है, ये जो रेड एरिया है, और इसका ट्रैक कुछ ऐसा रहने वाला है। स्क्रीन पे देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो रेड लाइन है वो गुजरात की ओर ही दिखा रहा है, और गुजरात में ऐसा संकेत किया गया है कि इसी जगह के आसपास इसका लैंडफॉल हो सकता है, इसका ट्रैक कुछ ऐसा रह सकता है, या तो जो द्वारका से लेकर कराची के बीच में इसका जो लैंडफॉल हो सकता है। बट लैंडफॉल से पहले कितना स्ट्रॉन्ग होगा या वीक हो जाएगा इसके बारे में अभी भी स्थिति क्लियर नहीं है। बट कोई भी मॉडल्स ऐसा अभी नहीं है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाएगा। ईसीएमडब्ल्यू मॉडल को छोड़कर और कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी वीक अभी नहीं दिखा रहे हैं लैंडफॉल से पहले। बट अभी एक्चुअली इस सिस्टम का ट्रैक क्या होने वाला है, तो मैंने भी एक ट्रैक डिज़ाइन किया है। तो अगर मेरे ट्रैक को देखेंगे तो मैंने इस सिस्टम का ट्रैक कल ही बनाया था। बहुत सारा मॉडल को देखने के बाद अपना ट्रैक को मैंने चेंज किया था कि अभी नहीं, ये ओमान की तरफ नहीं जाएगा या सी पे शायद ख़त्म नहीं होगा, ये गुजरात या पाकिस्तान की ओर आ सकता है। और इसलिए मैंने भी दिखाया था कि कराची के आसपास या बॉर्डर के आसपास कहीं पे इसका लैंडफॉल हो सकता है। तो अभी मॉडल्स भी उसी तरफ ही धीरे धीरे करके अपना ट्रैक को ला रहे हैं। जेटीडब्ल्यूसी का ट्रैक को देखेंगे तो जेटीडब्ल्यूसी ट्रैक भी अभी धीरे धीरे करके भारत और पाकिस्तान की ओर ही अपना ट्रैक को ला रहा है। आईएमडी का नया ट्रैक आया नहीं, तो आईएमडी का नया ट्रैक आने के बाद देखते हैं क्या दिखाते हैं। बट अभी का जो मैक्सिमम मॉडल्स के साथ सारे एजेंसी का फोरकास्ट अभी जो आ रहा है वो यही है कि ये सिस्टम बहुत ही जल्द अपने ट्रैक को चेंज करके भारत और पाकिस्तान की ओर आगे बढ़ सकता है, और ये आने वाले 24 घंटे में एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी पकड़ने का संभावना बहुत ज़्यादा है। मेरे हिसाब से ये करीब करीब 200 किलोमीटर तक हवाओं को आकर्षित कर सकता है, मतलब 200 किलोमीटर हवा को आर्चिमेट कर सकता है सिस्टम इंटेंसिटी में। बट लैंडफॉल से पहले ये थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, 130-40 किलोमीटर के आसपास में भी पहुंच जाए लैंडफॉल से पहले, या उससे भी कमज़ोर हो सकता है। अभी कुछ कह नहीं सकते, बट इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी ट्रैक के बारे में काफ़ी कन्फर्म हुआ है कि हाँ ट्रैक ऐसा ही रहने वाला है, ये गुजरात और पाकिस्तान के बीच में कहीं पे लैंडफॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट गुजरात में भी लैंडफॉल कर सकता है। तो सीएमसी मॉडल को मैं आपको दिखाऊंगा। तो सीएमसी मॉडल को देखेंगे तो सीएमसी मॉडल अभी
पूरा का पूरा सिस्टम को महाराष्ट्र के अंदर ही ले रहा है। वो दिखा रहा है कि महाराष्ट्र के आसपास कहीं पे लैंडफॉल कर सकता है। वही आइकॉन मॉडल को देखेंगे तो आइकॉन मॉडल पहले से ही दिखा रहा था कि गुजरात या पाकिस्तान के आसपास कहीं पे लैंडफॉल कर सकता है। तो आइकॉन मॉडल के ट्रैक के हिसाब से बिल्कुल सही हुआ था। तो अभी भी आइकॉन मॉडल यही दिखा रहा है कि कराची के आसपास या गुजरात और पाकिस्तानी बॉर्डर के आसपास कहीं पे लैंडफॉल कर सकता है। बट लैंडफॉल से पहले ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। हम देखेंगे तो इसका जो प्रेशर फॉल है वो जो लैंडफॉल से पहले 930 MB के आसपास दिखा रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी में लैंडफॉल कर सकता है अकॉर्डिंग टू आइकॉन। GFS मॉडल को देखेंगे तो GFS मॉडल भी पाकिस्तान में भी लैंडफॉल दिखा रहा है, बट लैंडफॉल से पहले वो भी एक वेरी सीवियर साइक्लोन से ज़्यादा का इंटेंसिटी दिखा रहा है। तो जो मेन मॉडल कुछ है वो यही दिखा रहे हैं कि लैंडफॉल से पहले शायद इतना कमज़ोर नहीं होगा। और भी कई सारे मॉडल्स हैं जो कि पेड मॉडल्स है, जो वो भी इंडिकेट कर रहे हैं कि ये सिस्टम पाकिस्तान या गुजरात के आसपास कहीं पे लैंडफॉल कर सकता है। लैंडफॉल से पहले इतना कमज़ोर नहीं होगा कि वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी में लैंडफॉल कर सकता है। बट ECMW मॉडल थोड़ा सा थोड़ा सा इंटेंसिटी को डाउन कर रहा है लैंडफॉल से पहले। बट मेरे हिसाब से ये सिस्टम इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं होगा लैंडफॉल से पहले। ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी में शायद रहे या उससे थोड़ा सा कमज़ोर होकर सीवियर साइक्लोन के इंटेंसिटी में लैंडफॉल कर सकता है अभी के हिसाब से। अगर ऐसा होता है तो गुजरात के साथ पूरा महाराष्ट्र कोस्ट और पाकिस्तान कोस्ट में आपको इसका बहुत बहुत खतरनाक इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो इसके बारे में चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या इफेक्ट आपको गुजरात, महाराष्ट्र और पाकिस्तान के तट में और देखने को मिला और कब से देखने को मिल सकता है। रेनफॉल और विंड स्पीड कब से इंक्रीज होने वाली है इन सभी हिस्सों में, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो साइक्लोन का स्पीड है, यानी कि जो जिस दिशा में आगे जा रहा है उसका जो स्पीड है, मूवमेंट करने का जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि स्लो स्पीड होने की वजह से को इंटेंसीफाई करने के लिए काफ़ी टाइम मिलेगा। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन है कि ज़्यादा इंटेंसीफाई कर सकता है आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर। और अभी तो केरला में मानसूनल रेंस का काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और कई समय भारी बारिश भी हो रहा है। कर्नाटका में भी अच्छी खासी बारिश अभी हो रही है। बट 10 तारीख से यानी कि कल से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम वेस्टर्ली विंड्स को महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया पे पहुंचाने की कोशिश करेगा, जिस वजह से काफ़ी नमी मिलेगी और रेनफॉल के साथ कई समय थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी इंक्रीज होने वाली है महाराष्ट्र के इलाकों में। 10 से लेकर स्टार्ट हो जाएगी, जो कि कंटिन्यू रहेगा 15 या 17 तक, या उससे आगे भी कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि उसके बाद मानसूनल विंड्स काफ़ी सशक्त हो जाएंगी। तो इसके बारे में मैं बोलूँगा बाद में। बट ये साइक्लोन के बारे में पहले बात करूँगा। साइक्लोन का ट्रैक के हिसाब से महाराष्ट्र में 10 तारीख से रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 14 से 15 तारीख तक कंटिन्यू कर सकता है। और अभी के ट्रैक के हिसाब से गुजरात में 11 तारीख से रेनफॉल के साथ जो विंड स्पीड है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी तटीय इलाकों में। तो ये साइक्लोन जबकि काफ़ी स्लो मूवमेंट कर रहा है, जिस वजह से उम्मीद है कि सिस्टम की वजह से 4 से 5 दिन तक आपको इसका इफेक्ट आपको कोस्टल एरिया पे देखने को मिलेगा, स्पेशली महाराष्ट्र, गुजरात और पाकिस्तान के कोस्टल एरिया पे। इसका लैंडफॉल किस लोकेशन पे होने वाला है इसका तो अभी कोई पूरी तरह से सटीकता नहीं है, बट उम्मीद है कि गुजरात और पाकिस्तान के आसपास कहीं पे भी लैंडफॉल कर सकता है। इवन पाकिस्तान पे भी कर सकता है, गुजरात में भी कर सकता, दोनों ही संभावना काफ़ी 50% के आसपास है। बट अभी के जो ट्रैक है उसके हिसाब से एक ही बात साफ है कि गुजरात में 11 तारीख से रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। विंड स्पीड भी कोस्टल एरिया पे इंक्रीज हो जाएगी 50 से 60 से लेकर 70 किलोमीटर तक, इवन 80 किलोमीटर तक कई समय जा सकता है, खास करके भेराबल और द्वारका ये सभी हिस्सों में। और महाराष्ट्र में भी 40 से 50 और गस्टिंग में 60 किलोमीटर तक हवा कंटिन्यू कर सकता है, और भारी बारिश भी इस टाइम के बीच में हो सकती है, यानी कि 11 से लेकर 15 के बीच में। और ये सिस्टम जैसे जैसे आगे जाएगा तो पाकिस्तान पे भी रेनफॉल एक्टिविटी और विंड स्पीड वहाँ पे भी इंक्रीज होगी 12 तारीख से। 12 से लेकर 15 तारीख के बीच में इन सभी हिस्सों में आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। भारी बारिश के साथ विंड स्पीड तेज़ हो सकती है। अगर ये सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा उस टाइम तो लैंडफॉल से पहले ये काफ़ी तबाही भी मचा सकता है। बट अभी तो इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं है, मेरे हिसाब से ये थोड़ा कमज़ोर हो सकता है लैंडफॉल से पहले, देखते हैं क्या होता है। बट अभी जो मैक्सिमम मॉडल्स कोई भी खास कमज़ोर होगा ऐसा कुछ दिखा नहीं रहे, बट आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं। बट अभी के हिसाब से गुजरात के साथ महाराष्ट्र और पाकिस्तान के हिस्सों में 11 तारीख से एक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज होने वाली है। महाराष्ट्र में तो कल से ही इंक्रीज हो जाएगी, बट गुजरात और पाकिस्तान पे 11 तारीख से काफ़ी एक्टिविटी इंक्रीज होगी। रेनफॉल के साथ हवाओं की जो गति होगा वो काफ़ी तेज़ हो जाएगा। मछुआरों को समंदर पे बिल्कुल जाना नहीं चाहिए इस टाइम के बीच में, और जो भी समंदर पे है उनको वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि सिस्टम काफ़ी तेज़ी से गुजरात और पाकिस्तान की ओर ही जा रहा है। तो इसलिए मछुआरों को समंदर पे नहीं जाना चाहिए इस टाइम के बीच में। अगर ये सिस्टम थोड़ा सा और भारत के क्लोज आके इंटेंसिफाई मेंटेन रखता है तो ये तबाही भी मचा सकता है। बट अभी के हिसाब से गुजरात के तटीय इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर तक लेकर 90 किलोमीटर तक भी गस्टिंग में हवा जा सकती है, स्पेशली 13 से लेकर 15 के बीच में।
और भारी बारिश भी इस टाइम के बीच में आपको देखने को मिलेगी। अति भारी बारिश भी कई हिस्सों में हो सकती है अगर सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहा तो। और पाकिस्तान पे भी सेम ही कंडीशन है, कराची और उसके आसपास वाले एरिया पे विंड स्पीड के साथ रेनफॉल एक्टिविटी काफ़ी तेज़ होने वाली है अगर ये सिस्टम इसी जगह पे लैंडफॉल करता है तो, यानी कि गुजरात और पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास लैंडफॉल करता है और लैंडफॉल से पहले अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो ये और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचा सकता है। तो अभी तो कुछ स्थिति क्लियर नहीं है कि कहाँ पे लैंडफॉल करेगा, बट एक जस्ट अनुमान है मॉडल के हिसाब से। बट एक ही बात साफ है कि अभी जो मैक्सिमम मॉडल्स है वो गुजरात और पाकिस्तान पे ही लैंडफॉल दिखा रहे हैं, तो इसलिए इसका संभावना भी बहुत ज़्यादा है। एक तरह से कन्फर्म ही हो गया है कि गुजरात और पाकिस्तान के बीच में ही कहीं पे लैंडफॉल कर सकता है, या पाकिस्तान के आसपास कहीं पे लैंडफॉल करे, जो गुजरात के आसपास कहीं पे लैंडफॉल करे, दोनों में से कोई भी लैंडफॉल कर सकता है अभी के हिसाब से। 14 से 15 तारीख के बीच में इसका लैंडफॉल हो सकता है, पर लैंडफॉल से पहले कितना स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा इसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। इसके बारे में कल तक पूरी तरह से चीज़ें साफ हो जाएगी कि लैंडफॉल से पहले कितना कमज़ोर होगा या वीक होगा, इसके बारे में पूरी तरह से कल के आसपास हमें खबर मिल जाएगी। और ये सिस्टम क्रॉस करने के बाद भारत के कौन कौन से राज्य को ये रेनफॉल के साथ जो हवाओं की गति को इंक्रीज़ करेगा, मतलब राजस्थान पे कैसा इसका इफेक्ट रहेगा, इसके बारे में तो अभी कोई स्थिति क्लियर नहीं है। क्योंकि सिस्टम ज़्यादा कमज़ोर हो गया तो ये राजस्थान को भी ज़्यादा कोई खास रेनफॉल नहीं देगा। अगर सिस्टम एक लो प्रेशर है इंटेंसिटी के साथ या डिप्रेशन की इंटेंसिटी में राजस्थान के आसपास पहुंचता है तो भारी बारिश भी आपको राजस्थान के कई समय देखने को मिल सकता है। वो तो आगे की बात है, इसके बारे में बाद में पता चलेगा। बट बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम डेवलप होने वाला है 21 तारीख के आसपास। तो GFS मॉडल भी इसके बारे में इंडिकेट कर रहा है कि हाँ सिस्टम एक फॉर्मेशन करेगा जो कि डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है, और इसकी वजह से पूर्वी भारत के कई राज्यों में भीषण बारिश आपको शायद देखने को मिल सकता है 18 से लेकर 25 के बीच में। इसके बारे में मैं कल आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो बना के बताऊंगा। तो मैं आपको लगातार साइक्लोन के बारे में पल पल की खबर लगातार देता रहूँगा, अपने ट्रैक के माध्यम से ही बताऊँगा, और ट्विटर पे भी इसके बारे में लगातार आपको अपडेट मिलता रहेगा इसके बारे में। तो अगेन कल मिलते हैं, कल का कंडीशन क्या होके आएगा इसके बारे में कल ही पता चलेगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।